हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप मेरे बारे में यहां पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे आप सभी को पता होगा कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट आ चुका है अब आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना आसान होगा, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो, ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड को देखकर, समझकर, उसके सिलेबस को समझकर उसके बाद यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, हमारे नोट्स से थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाएगा, यह हम 100% आपको कह सकते हैं। तो भरोसा कीजिए हमारे पे और हमारे नोट्स पे। आप इस चैनल पे बने रहिए अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है बच्चे, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो लोग भी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं। इस चैनल को शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी है आप शेयर करें, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट अभी तक यूट्यूब में सबसे पहले हम ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इसे शेयर करें ताकि हमें हौसला मिल सके, हमें करने की क्षमता मिल सके, तो हम और आसान और बेहतर शब्दों में आपको कंटेंट लाकर प्रोवाइड करवा सकें। चलिए हम लोग आगे बात करें बच्चे। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी इसमें अध्ययन कर चुके हैं बच्चे। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर को, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तो आज का ये लेक्चर समझ में आने वाला है। प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखिए बच्चों, हिस्ट्री का यह प्रेस और संस्कृति जो है हिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ इकोनॉमिक्स टाइप हो गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे अगर बात की जाए बच्चे, तो आगे हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे। प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ था, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, प्रेस का इतिहास क्या है, और गुटेनबर्ग क्या है, गुटेनबर्ग कौन है, कैसे प्रेस आया, इन सभी तरह के बातों को हम लोग अपने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर उस चीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब देख लीजिएगा। आज हम सब जो पढ़ेंगे वो होगा प्रेस के प्रतिबंध। इस चीज़ को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो यह आज का आपका अंतिम कहीं ना कहीं टॉपिक होने वाला है बच्चे। ठीक है, एक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा बच्चे, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा, टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको नंबर, आपका लक्ष्य आपका जो है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ मिल रहा है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई भी समस्या हो कभी भी, सुबह शाम दिन रात, तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपके समस्या को हम हल कर सकें। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है बच्चे प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। अब हम लोग बात करेंगे इस पे। हम लोग बात कर लिए बच्चे कि प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ, भारत में इसका विकास किस प्रकार से हुआ, और भारत में जब इसका विकास हुआ तो स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से
समाज के प्रत्येक लोगों तक क्या हुआ, तो प्रेस के माध्यम से अंग्रेजियों के विरुद्ध जो गलत नीतियां थी वो सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और जब जाहिर सी बात है, जब लोग जागरूक होने लगते हैं, जब सरकार के विरुद्ध जाने लगते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आप लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में भी पढ़े होंगे, फिर आप लोग भारत के राष्ट्रवाद में पढ़े होंगे, तो आपको यह समझ होगा। तो यही होने लगा जब अंग्रेज के खिलाफ प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होने लगा लोगों पर, और अंग्रेज के नीतियां को लोग जानने लगे, तो क्या होने लगा, अंग्रेज लोग प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का कुछ उपाय करने लगे। तो समाचार पत्रों को नियंत्रण करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। अधिनियम का मतलब होता है बच्चे कानून, ठीक है। 1799 ईस्वी का समाचार पत्र का प्रतिपन्न अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड वेलेस्ली उस समय के वायसराय थे, इनके द्वारा, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1799 का जो समाचार पत्र था वह उस समय कौन भारत का वायसराय था, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से, फ्रांस के डर के भय से समाचार पत्र पर क्या लगा दिया, तो सेंसर बैठक लगा दिया, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादन तथा मुद्रण, स्वामित्व का नाम स्पष्ट रूप से छापने का क्या किया गया, बात किया गया। किस अधिनियम के द्वारा बच्चे, तो 1799 का समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए, तो आगे हम लोग बात करें तो 1823 ईस्वी का अनुज्ञप्त अधिनियम यह है। तो 1823 ईस्वी में जॉर्ज एडिसन जनरल बनते ही क्या किया, प्रतिक्रियावादी विचारों को इस अधिनियम में व्यक्त किया। यही व्यक्ति है बच्चे जॉन एडिसन जनरल, ठीक है। 1823 की बात हो रही है। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 से 1823, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1823 से 1835 होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं कहीं मिसिंग हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है बच्चे, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आपको नोट्स हम देंगे तो सब कुछ चेक कर फिर सही कर देंगे, तो घबराइएगा नहीं। तो 1823 से 1835 के नियम को रद्द कर दिया। चार्ल्स मेंटॉफ ने भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में विकसित किया है तथा 1856 तक यह कानून चलता रहा। अब देखिए क्या हुआ, तो समाचार पत्रों पर जो कानून लगा था, जो प्रतिबंध लगा था, उसको यह व्यक्ति ने, जब भारत में यह व्यक्ति आए चार्ल्स मेंटॉफ, तो इन्होंने सारे प्रकार के जो भी प्रतिबंध थे उसको रद्द कर दिए, इसीलिए इनको मुक्तिदाता कहा गया है, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता अगर किसे कहा गया है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इस व्यक्ति को, चार्ल्स मेंटॉफ, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो आगे है बच्चे 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछ देता है, हमको पता है एग्ज़ाम में कंफर्म पूछता है, हम जानते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। इस सभी चीज़ को आराम से समझिएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव जो भी बच्चे का है MCQ प्रश्न होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब रूल, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही थी तथा इन्हें दबाने के लिए 1908 ईस्वी का न्यूज़पेपर एक्ट, याद रखिएगा न्यूज़पेपर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की बात की जा रही है, 1908 ईस्वी की, ठीक है। सारा एक्ट याद रखिएगा, सारा एक्ट हम बार बार बोल रहे हैं, पास किया गया है। इसके अनुसार किसी समाचार पत्र को ऐसी सामग्री जिससे हिंसा अथवा त्याग की प्रेरणा मिले उसकी संपादित कर क्या करना है, जब्त कर ली जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। ये जो 1808 का न्यूज़पेपर अधिनियम पास हुआ, इस अधिनियम में क्या कहा गया, तो इस अधिनियम में कहा गया था कि किसी भी समाचार पत्र को ऐसी सामग्री या हिंसा वाले जो टॉपिक होते हैं, जो समाचार होते हैं, वो से छापने पर क्या किया जाएगा, उसकी संपत्ति का क्या जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है।
1951 का समाचार पत्र अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। 1951, 1908 सब याद रखिएगा सब। 1951 का समाचार पत्र अधिनियम 1951 में सरकार की संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के 2 के संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित कर अब तक के सभी अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। कब की बात हो रही है बच्चे? तो 1951, मतलब 1951 की बात हो रही है, मतलब कि हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका था। हमारा भारत अब हम भारतीयों के द्वारा शासन करने वाला था। इसलिए जो भी पुराने कानून थे प्रेस पे, उन सभी पुराने कानून को, उन सभी पुराने अधिनियम को रद्द कर दिया गया और हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के 2 के संशोधन में इसे नया प्रावधान दिया गया। किसी को कोई समस्या होगा तो हमें बताइएगा, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने का पर क्या कर दिया, तो जब्त कर सकती थी। जैसे क्या नए जो कानून, हमारा जब भारत आज़ाद हो गया तो 1951 में जब नया कानून बना, तो इस कानून के तहत सिर्फ यह बोला गया था कि कोई भी मुद्रालय, मतलब कोई भी छपाई खाना अगर आपत्तिजनक, मतलब गलत प्रकार के सूचना को प्रकाशित करती है, भ्रम फैलाती है, तो इन सभी पर क्या हो जाएगा, उनके संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की प्रावधान किए गए, ठीक है। प्रकाशों की जूरी द्वारा परीक्षा मांगने का अधिकार दे दिया गया तथा यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। याद रखिएगा, पूरे 5 वर्षों तक यह सब क्या रहा, लागू रहा। 1951 का अधिनियम। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो कई पत्रकार संगठनों द्वारा इसका विरोध करने पर सरकार ने न्यायाधीश GS राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे प्रेस वाले थे जो सरकार का विरोध करने लगे हैं, ठीक है। तो इस विरोध को रोकने हेतु सरकार ने क्या किया, तो न्यायपालिका के समक्ष, मतलब कोर्ट में इस पे केस गया। कोर्ट में इसका जो सुनवाई किए हैं, वो याद रखिएगा कि कोर्ट में जो जज इनके सुनवाई किए हैं उनका नाम है GS राजाध्यक्ष। इन्होंने सुनवाई की, ठीक है। इसने 1954 में अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन सहित कई सुझाव दिए जो सरकार द्वारा मान लिए गए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब स्वतंत्रता उपरांत भारत में प्रेस की क्या भूमिका थी तथा भारत की क्या क्या स्वतंत्रता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चे, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका था बच्चे, अंग्रेज़ों का यहाँ से प्रभाव ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की बात की जा रही है, तो आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य और समाज की समृद्ध चेतना की धरोहर है। पत्र पत्रिका दैनिक गतिशीलता की क्या है, लेखा है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो आधुनिक युग है, वर्तमान समय है, ये कहीं ना कहीं प्रेस है, साहित्य और समाज की समस्त चेतना, जितनी भी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं पत्र पत्रिका के माध्यम से है। बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कि दैनिक गतिशीलता, हम दैनिक कार्य क्या कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पत्र पत्रिका के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच पाता है। प्रेस ने समाज में नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दैनिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्रेस की अगर भूमिका बताई जाए, अगर आप इन चीज़ों को ना लिखें तो आपने कुछ नहीं लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास कीजिए मेरा, अगर हमारे नोट्स पे आप कमांड कर लेंगे, कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जो नंबर आपका काट दे। ओपन चैलेंज हम देंगे उसको, लेकिन भरोसा कीजिए हमारे नोट्स पे, आप यहाँ पे बने रहिए, इधर उधर भड़की थोड़ा सा नहीं होइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रेस ने समाज में नव चेतना को उदय किया, मतलब
हम पहले आपको बताया ना कि वहाँ पे लोगों को क्या क्या जागरूक किया, पूर्ण जागरूक कहा जाता है। तो जो लोग, अगर मान के चलिए आप हैं, आपको बहुत ऐसा चीज़ होगा जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, तो इसका पता आप कब कर पाएंगे? जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप टेलीविज़न देखेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे, तब तो आपको पता होगा कि मेरा राइट क्या है, मेरा अधिकार क्या है, ठीक है। तो इन सभी बातों को क्या किया गया? प्रेस के माध्यम से उजागर किया गया। प्रेस ने सामाजिक बुराइयों, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिका बधू, बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के क्रूर प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुआ था बच्चे हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेस का भूमिका था। प्रेस से जागरूक लोगों को किया जाता था कि जो विधवा होती थी, ठीक है, विधवा विवाह, तो ये नहीं करना चाहिए था। विधवा विवाह जो है, ये विधवा विवाह पर रोक लगाया गया कि कोई मानकर चलिए किसी का हस्बैंड डेट कर गया तो वो जीवन भर कुमारी ही रहेगी, जीवन भर वो विधवा ही रहेगी। तो ये नहीं, गलत है। सबका अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो वो चाहे तो कर सकती है शादी। अब कोई चला गया तो उसके बारे में जीवन भर तो कोई नहीं रो सकता है। तो यही सब बात था। दहेज प्रथा था। अब किसके पास कितना पैसा है, कौन गार्जियन कितने समृद्ध हैं, इससे क्या होता था, बहुत सारी लड़कियों पे बुरा प्रभाव पड़ता था। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उस लड़की पे अत्याचार करते थे दहेज के नाम पे। तो ये सब चीज़ रोकने का प्रयास किया गया कि दहेज प्रथा बुरी बात है, बालिका वधू पे रोक लगाया गया, इन सभी बातों पर रोक लगाया गया। हम कभी क्लास आपको लेकर आएंगे तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डेप्थ में। अभी बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बात की जाए बच्चे, तो आगे है, यह समाज को वैज्ञानिक अनुसंसाधनों तथा वैज्ञानिक साइको एवं संसाधनों से परिचित कराया। बिल्कुल कराया। समाज को क्या कराया, कहाँ पे किस चीज़ का आविष्कार हो रहा है, किस चीज़ का विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेस ही हमें तो इस चीज़ का नॉलेज देता है ना, ठीक है। पत्रकार विज्ञान के वरदान और अभिशाप को घटनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाते हैं, ताकि सामान्यतः लोग भी विश्व कल्याण के संदर्भ में सोच सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। पत्रकार ही तो लाते हैं ना, पत्रकार क्या करते हैं, विज्ञान को हमारे सामने उजागर करते हैं। आप देखेंगे अपने न्यूज़पेपर में, तो आप देखेंगे पहले क्या रहेगा, पहले हेडलाइन रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज में राज्य के सूचना रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज में देश विदेश का सूचना रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज में टेक्नोलॉजी के बारे में रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज में खेल कूद रहेगा। तो इस प्रकार से रहता है ना। तो ये सब कुछ तो हमें कवर कर कर दे रहा है, हमारे देश में क्या क्या घट रहा है प्रतिदिन, सब कुछ हमें बता रहा है। तो अब क्या बताया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में है? बिल्कुल। आगे बात की जाए बच्चे, तो आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु जगत प्रहरी के रूप में हमारे समाज में खड़ा है। बिल्कुल ये सच बात है। आज जो हमारा लोकतंत्र है बच्चे, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ प्रेस का है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज का हो, उसका अधिकार अगर हनन होता है तो उस समय लोकतंत्र को बचाने का काम कहीं ना कहीं हमारा प्रेस करता है। प्रेस उस व्यक्ति के, उस समाज के लोगों को दर्द के उजागर करता है, सरकार तक पहुंचाते हैं। या फिर सरकार किसी व्यक्ति के प्रति गलत नीतियां ला रही है, किसी समाज के प्रति गलत नीतियां ला रही है, तो प्रेस ही एक ऐसा है जो लोगों तक पहुंचाता है उस नीतियों को। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आप सबको प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आया होगा। आपको यह पता चल पाया होगा इस चैप्टर के माध्यम से कि प्रेस का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग न्यूज़ को देखा कीजिए। न्यूज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में, हमारे समाज में क्या घट रहा है, इन सभी बातों को आपको प्रेस के माध्यम से पता लगता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा, या फिर पूरे चैप्टर में जो कि आज हमारा हिस्ट्री का समाप्त हो चुका है, किसी को भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें प्लीज़ बताइएगा।
आपका हिस्ट्री का ये अंतिम चैप्टर समाप्त हो चुका है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ 10 बजे और शाम 4 बजे क्लासेस ली जा रही है। जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम ना हो जाए यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलता रहेगा बच्चे, याद रखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखिएगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक किसी भी बच्चे ने इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, प्लीज़ इस पर शेयर कर दीजिए अपने छोटे भाई बहन के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली फ्रेंड जो भी है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो यूज करते हैं प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। देखिए कंटेंट में हम कोई कमी नहीं करते, कोई भी कमी नहीं। हम दावा करते हैं बच्चे, आप मेरा नोट्स उठाइए, अपने बुक से मिलाइए, फिर हमको कोई दिक्कत होता है तो बताइए। आप इतना बोल रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं आपको ये बताइए, ठीक है। तो हमारा नोट्स पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए, लेक्चर देखिए, कहीं भी रहिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास करने का ज़रूरत नहीं है, मेरा भरोसा कीजिए। आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। किसी भी बच्चों को कोई समस्या हुआ होगा तो हमें बताइएगा ज़रूर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।